हेलो फ्रेंड, आप सभी के स्वागत है हमारे चैनल VM क्लास भी पर। अगर आप सभी लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के NCERT बुक को प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन संख्या 4 से बताएंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 3 तक बता दिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन संख्या 4 से बनाएंगे। तो प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन 4 में बोल रहा है कि HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, यानी कि दोनों संख्याओं का HCF हमें 9 दिया हुआ है और इसी दोनों संख्या का LCM ज्ञात करना है। तो चलिए ये दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल में लिखेंगे पहली संख्या दिया हुआ है, दिया है क्या दिया हुआ है, पहली संख्या, पहली संख्या। तो पहली संख्या हमें कितना दिया हुआ है 306 और दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है, दूसरी संख्या 657। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657। तो अब ये दोनों का HCF भी हमें दिया हुआ है। HCF बराबर कितना दिया हुआ है 9। तब हमें LCM पूछ रहा है, यानी कि लघुत्तम समावर्तक पूछ रहा है। तो LCM बराबर फॉर्मूला होता है, लिखेंगे LCM बराबर फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुना दूसरी संख्या अब बाटा में HCF। यह हमारा फॉर्मूला होता है LCM बराबर। तो बस इसी फॉर्मूला में सबका मान बैठाएंगे और गुना करेंगे और जो आएगा वह हमारा LCM हो जाएगा। तो लिखेंगे LCM बराबर पहली संख्या कितना दिया हुआ है हमें 306 गुना दूसरी संख्या कितना 657। अब आटा में HCF कितना दिया हुआ है 9। तब इसको काटेंगे 9 से तो कितना बार में कटेगा 73 बार में। कितना बार में 73 बार में। अब 306 को गुना करेंगे किस से 73 से। LCM बराबर हमारा हो जाएगा, गुना करेंगे तो 22,338। 306 और 73 को गुना करेंगे तो हमारा कितना LCM आ जाएगा 22,338। यही हमारा आंसर हो गया। तो प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन संख्या 4 बन गया। अगर आप सभी लोग उतारना चाहते तो उतार लीजिए, फिर हम क्वेश्चन संख्या 5 को बताते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन संख्या 5 को बनाते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 में बोल रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए इसको हम बताते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होता है जब उसका गुणनखंड दुगुने 5 के रूप का होता है। हमने लिखे कि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होता है जब उसका गुणनखंड दुगुने 5 के रूप का होता है। बोल रहा है कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकता है जब उसका गुणनखंड करेंगे तो दुगुना 5 का रूप का होता है। लेकिन बोल रहा है किसी प्राकृत संख्या के लिए हम किसी प्राकृत संख्या को गुणनखंड करेंगे तो दुगुने 5 का रूप का नहीं होगा। तो लिखेंगे कि अतः किसी प्राकृत संख्या के लिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक पर 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। समाप्त नहीं हो सकती तो क्वेश्चन संख्या 5 भी हमारा बन गया। क्वेश्चन 5 में बोल रहा था कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम लिखे इसका आंसर कि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त 0 पर समाप्त होता है जब उसका गुणनखंड दुगुने 5 का रूप का होता है। बोल रहा है कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकता है जब उसका गुणनखंड दुगुने 5 का रूप का होता है। अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन संख्या 4 और 5 बन गया। अब 6 नंबर को बनाते हैं। प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन संख्या 6 नंबर को बनाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है क्यों। बोल रहा है कि यह भाज्य संख्या है a और a, लेकिन क्यों है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे। हल तो बोल रहा है कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस
5। अब ये दोनों भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों? तो चलिए इसको गुना करते हैं। तो 11 सत्ते 77, 77 गुना 13, 21 की 1 हासिल, 2 21 आ 2 23, 231 फिर 77, तो 1 7 3 10, 7 2 9 1 10। इसको गुना करते हैं तो कितना आ जाता है? 1000। 1 प्लस कितना करना है? 13, 21 के 1 हासिल, 2 21 2 23 और 77। और अब ये दोनों को गुना करते हैं। 7 छक 42, इधर 2 गुना 2 2 द्वितीया, 6 6 चौक 24, 24 5 120, 120 गुना 120 गुना 7 छक 42, ये 0 12 दूना 24, 0 4 दूना 8 4, 0 4 8 2 10 4 1 5, गुना कर देते कितना आता है? 5000। 40 5000 40 प्लस कितना करना है? 5। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1001 में 13 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1014, और ये हो जाएगा 5045, 5045। तब लिखेंगे कि ऊपर दी गई संख्या, ऊपर दी गई संख्या एक और स्वयं के अलावे किसी तीसरी संख्या से विभाज्य है। अतः यह भाज्य संख्या है। अतः यह भाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन 6 को हम पहले गुना किया, गुना करके जोड़े तो ये आ गया 1014 आई 5045। तब हम इसको लिखे कि ऊपर दी गई संख्या माने ये दोनों संख्या एक और स्वयं के अलावे, माने एक और स्वयं यानी खुद है, उसके अलावे किसी तीसरी संख्या से विभाज्य है। अतः यह भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या का परिभाषा बोलता है कि एक और स्वयं के अलावे किसी तीसरी संख्या से विभाज्य होता है, वह भाज्य संख्या होता है। तो वही ये दोनों संख्या एक और स्वयं के अलावे किसी तीसरी संख्या से भी विभाज्य है, अतः यह भाज्य संख्या है। क्वेश्चन संख्या 6 बन गया। अब प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन संख्या 7 बनाएंगे। प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन संख्या 7 इस चैप्टर का आखिरी सवाल है। तो चलिए इसको बनाते हैं। बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? बोल रहा है कि एगो कोई खेल का मैदान है, वृत्ताकार यानी वृत्त की तरह गोल है। हमारा यह वृत्ताकार पथ है।
तो बोल रहा है इसी वृत्ताकार पथ को सोनिया को, माने यहाँ से चलते हैं यहाँ एक चक्कर लगाने में उसको 18 मिनट लगता है, जबकि रवि को यहाँ से यहाँ एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। तो बोल रहा है कि अगर दोनों एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करे तो पुनः वो कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि जहां से चलना शुरू करेगा वहीं आकर मिलेगा दोनों। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हल में लिखेंगे सोनिया को लगा समय, सोनिया को लगा समय कितना समय लग रहा है 18 मिनट। सोनिया को 18 मिनट लग रहा है। फिर लिखेंगे रवि को लगा समय, रवि को लगा समय, रवि को कितना लग रहा है 12 मिनट। तब लिखेंगे कि दोनों के समय को एलसीएम निकालने पर अब दोनों को एलसीएम निकालते हैं। तो दोनों के 18 और 12 को एलसीएम अभाज्य गुणनखंड से निकाल देते तो लिख सकते इसको 2 गुना 18 को 3 गुना 3, फिर हम 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 3। तब ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इधर लिखते हैं एलसीएम बराबर अभाज्य गुणनखंड में एलसीएम निकालने का क्या नियम है कि जो दोनों मिलता है उसमें से एक लेना है। तो 2 को 2 मिल रहा है उसमें से एक लेंगे, फिर 2 को 3 मिल रहा है उसमें से एगो 3 लेंगे, और 3 एगो नहीं मिल रहा है और 2 नहीं मिल रहा है, लिखेंगे 3 गुना 2। तब इसको गुना करते द्वितीय 6 छत्री 18 18 दूना 36 मिनट। तो लिखेंगे कि 36 मिनट बाद पुनः दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे यही हमारा आंसर हो गया कि 36 मिनट बाद पुनः दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार आप बताते हैं। बोल रहा है कि सोनिया को लगा समय 18 मिनट सोनिया को लगता है एक चक्कर लगाने में, और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। तो हम लिखे दोनों के समय को एलसीएम निकालने पर, यानी दोनों के समय को लघुत्तम निकालते हैं। तो 18 को हम अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त किए थे 2 गुना 3, फिर 12 को अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त किए 2 गुना 3। तो एलसीएम बराबर हम जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड में जो मिलता है उसमें से एक को लिखना है। तो ये दोनों 2 मिल रहा है उसमें से एगो 2 लिए, फिर ये दोनों 3 मिल रहा है उसमें से एगो 3 लिए, फिर हमारा 3 नहीं मिल रहा है तो 3 लिया, फिर 2 नहीं मिल रहा है तो 2 लिए। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 36। तब लिखेंगे कि 36 मिनट बाद पुनः दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो क्वेश्चन संख्या 7
हमारा बन गया, यानी कि प्रश्नावली 1.2 समाप्त हो गया।